नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है ये पूरी वसुधा, ये पूरी दुनिया एक परिवार है। पर यह क्या सिर्फ कहने की बात है या सच में हम इसमें विश्वास करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग अपने या अपने परिवार से ऊपर नहीं देखते, पर बहुत कम, बहुत रेयर लोग होते हैं जो सच में इस बात को मानते हैं और इसको यथार्थ करने में लगे हुए हैं। हमारे आज के मेहमान शुभाशीष चक्रवर्ती जी उन्हीं रेयर लोगों में से एक हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं और अपने वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लोक कल्याण की ओर दे रहे हैं। इन्होंने एक गांव को गोद लिया हुआ है और इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। इसके अलावा छऊ नृत्य के माध्यम से जागरूकता फैलाने का भी ये काम करते हैं। इन्होंने पैकट पेंटिंग के प्रिजर्वेशन के लिए भी बहुत काम किया है। ये यूएन में भी जा चुके हैं और इसके अलावा इन्होंने टेडेक्स में भी बात की है। और इनके कामों की अगर मैं लिस्ट गिनाती चलूँ तो मुझे लगता है कि आज का सारा वक्त निकल जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम चलते हैं हमारे मेहमान के पास और उनसे ही आगे की चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो लोक कल्याण का काम है ये आपने बहुत कम एज में शुरू किया है और चाहे वो लाइब्रेरीज़ खोलना हो, झारखंड राज्य में 10,000 से ज़्यादा अधिक किताबें आपने कलेक्ट की हैं और बहुत सारे दर्जनों आपने लाइब्रेरीज़ खोले हैं और उसके अलावा छऊ नृत्य के लिए भी आपने जागरूकता फैलाने का काम किया है। तो इतने सारा समाज सेवा का जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे का सर आपका इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, मैं शुरुआत ये यहाँ से करना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन बीता वो बहुत अच्छे जगहों पे बीता। हालांकि मैं छोटे जगहों पर पला बड़ा, जैसे रजरप्पा जो है वो रामगढ़ के करीब है और रजरप्पा जैसे टाउनशिप में रहते हुए हम गांव से घिरे रहे, जैसे सांडी, चितरपुर और कई सारे गांव हैं। जी सर। तो जैसे ही हम रजरप्पा से बाहर निकलते गांव का हिस्सा बन जाते। जी सर। तो कभी भी नहीं लगा कि हम किसी एक टुकड़ी में पल बढ़ रहे हैं। हम एक वृहद समाज में पल बढ़ रहे थे, जहाँ पे कई सारे रस्मों रिवाजों से आप वाकिफ़ हुए, दो चार हुए, कई लोक संस्कृति को बड़ा करीब से आप समझे। तो ये जो लोक जो शब्द है वो धीरे धीरे रचने बसने लगा और कभी भी एकाकीपन महसूस नहीं हुआ। हमेशा से लगा कि मेरा ये जो घर है, ये जो परिवार है, ये पूरा गांव है और इतने सारे लोग हमारे परिवार के हिस्सा हैं। तो ये जो बड़प्पन है या जो बड़ापन है वो अंदर भी समा गया, तो सोच बड़ी होती चली गई। और ऐसे जगहों पर जब आप बड़े होते हैं तो संसाधनों की, जाहिर सी बात है, मैं 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि संसाधनों की कमी रही होगी, लेकिन लोगों में जिजीविषा थी कुछ करने का कि भाई एक दूसरे की मदद करके हम इस समाज को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ये सोच वहीं से पैदा हुई। जी सर। सर, आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आपने छऊ नृत्य के माध्यम से जागरूकता फैलाने का बहुत काम किया है। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि कोरोना टाइम में वैक्सीनेशन को लेकर के हो या फिर स्वच्छता के लिए हो या फिर मेडिसिनल प्लांट जैसे कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा के लिए अगर जागरूकता फैलाने का काम हो तो ये सब आपने किया है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आप कैंपेन्स करते हैं ये आपने कहाँ कहाँ पे किया है और किन किन टॉपिक्स पे किया है? जी देखिए, हमेशा से मैं देखता था जब पुरानी किताबें हो जाती थी वो रद्दी के भाव में बिक जाती थी। तो मुझे लगा कि ये जो पुरानी किताबें हैं इनको इकट्ठा किया जाए। तो कभी मैं दोस्तों से मांगा, कभी कई पब्लिशर्स से बात किया कि भाई जो किताबें नष्ट हो रही हैं क्यों ना आप हमें दे दें, कुछ कम दाम में दे दें। तो इसी तरह कई नई पुरानी किताबों को इकट्ठा करके कई गाँवों में पुस्तकालय खोला गया। तो बीच बीच में मैं पुस्तकालय में जाता भी था और लाइब्रेरी सेशंस भी लेता था। जी। तो एक दिन मैं देखा कि बच्चे बड़ा मायूस बैठे हैं। तो मैंने पूछा कि आप मतलब क्या परेशानी है, क्यों शांत बैठे हो, मन नहीं लग रहा, जबकि मैं कहानियाँ भी सुना रहा था। जी। तो कुछ नहीं पता चल पा रहा था उनके उदासी का कारण। फिर मैं पूछा कि तुम लोग करते क्या हो इस लाइब्रेरी के बाद? तो वो एक सुर में कहे कि हम क्रिकेट खेलते हैं और छऊ नाचते हैं। तो मुझे लगा ये छऊ नाचना, चूँकि ये यहाँ पे बैठे हैं लेकिन छऊ के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं और क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। तब मैं छऊ गुरुओं को ढूंढना शुरू किया उन गाँव के आसपास और जब वे मिल गए तब उनको स्कूलों में भेजा जाने लगा। वो स्कूल जाने लगे और फिर छऊ सिखाने लगे। धीरे धीरे छऊ जो है
वो स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बन गया कि सप्ताह में 2 दिन छऊ सिखाया जाने लगा वहाँ पे। अब छऊ एक तरह से कला का तो संवर्धन हो ही रहा था, लेकिन छऊ के ज़रिए वो अपनी ही दुनिया बदलने लगे। जैसे कोई भी सरकार का स्कीम आता था, मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो छऊ के ज़रिए उस पर मतलब घर घर नाचने लगे और समझाने लगे कि पढ़ाई लिखाई की महत्वता क्या है। इसके अलावा जब कोरोना आया तब वो घर घर जाकर वो प्रिवेंशन और सपोर्ट पे बात करने लगे कि कैसे हम कोरोना से बचें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गांव अभी भी कोरोना मुक्त रहा है, मतलब किसी को आज तक कोरोना नहीं हुआ। तो इसी तरह कई सारे मतलब वो बहुत स्वच्छ गांव भी है, क्योंकि आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलेगा, क्योंकि छऊ करते करते वो गांव की सफाई भी करते हैं। तो छऊ जीवन का हिस्सा बन गया। दूसरी बात, जब वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो वो कहे थे लाइब्रेरी सेशन के दौरान, तब एक क्रिकेट की टीम बनाई गई बच्चे और बच्चियों की। तो कई सारे बच्चे और बच्चियां मिलकर आसपास के गांवों में टीम बनाया उन्होंने और एक टूर्नामेंट कराया गया जी। और वो काफ़ी मतलब पसंद आया लोगों को, बहुत दूर दूर तक उस पर सचिन ने भी उस पर बात की है, सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि एक बार वो 2018 में गेस्ट एडिटर बन के आए थे एक दैनिक पत्र का, एक न्यूज़पेपर का। तो वे दुनिया भर से जो अच्छी कहानियां हैं खेल कूद से जुड़ी हुई, उन्होंने बुलाया, उन कहानियों को भेजने का निमंत्रण दिया। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था, इसके बारे में किसी ने लिख के भेज दिया, और वह ये जो इवेंट रहा, ये जो खेल कूद हुआ वहाँ, वो पूरी दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में उभरा। इससे भी लोग जागरूक हुए और कई सारे काम उस गांव में किए गए हैं। जी सर, अगर हम आपके कामों की बात करें तो आप एक ऑथर भी हैं, आपने फिल्म मेकिंग में भी बहुत काम किया है। आपकी 3 फिल्में आ चुकी हैं। आपकी फिल्म नाटोक को 18 जगह इंटरनेशनल नॉमिनेशंस मिल चुके हैं और 9 जगह अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो सर, मैं उस नाटोक की क्या कॉन्सेप्ट थी, किस मुद्दे पर वो बनाई गई, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे आज लगता है कि शायद मैं माध्यम ढूंढ रहा था और माध्यम मुझे ढूंढ रहे थे जी। कभी मैंने लिखने का काम किया ताकि कुछ समाज में मैं कुछ कर सकूं, कभी फिल्में हमारे पास आई या मैंने फिल्म बनाया। तो अभी तक मैंने 3 फिल्में हमने बनाया है और वो आधारित है जनजातीय समुदाय पर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है और कैसे हम कुछ अच्छा कर पाएँ इस समाज के लिए। तो पहली फिल्म जो सा नाम से बनी है वो पटकर पेंटर्स पर आधारित है। कि देखिए, पटकर पेंटर्स जो जमशेदपुर से आप थोड़ा आगे जाएं, दालभूमगढ़ इलाके में मतलब वो रहते भी हैं जी। और तो लगा कि ये इतनी अच्छी कलाकृति है, इतने अच्छे रंगों का वो इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना दुनिया तक पहुँचे जी। तो उन पर ये फिल्म बनी। वो फिल्म बनने का बहुत फ़ायदा भी हुआ कि अब उनको बहुत जगहों पर बुलाया जाने लगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले का। अच्छा। और कुछ लोग जाके कई विश्वविद्यालयों में भी जाके अपनी बातचीत करने लगे इस कला माध्यम के ऊपर। दूसरी फिल्म जो बनी उसका नाम है मैजिकल स्क्रिप्ट। ये वारंगक्षिति एक लिपि है, उस पर आधारित है जी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा वाक्य है। जब मैं जमशेदपुर में था, टाटा कंपनी में काम करता था, तो ऐसे ही निकल जाता था गाँव में जी। तो कई घरों में मुझे एक व्यक्ति का तस्वीर दिखा, और जब मैं पूछा कि ये कौन है, तो सारे लोग कहते इनका नाम गुरुकुल लाको बोदरा है, और बड़े सम्मान से उनका नाम लेते थे। और लेना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे जी। उन्होंने अपने समाज के लिए एक लिपि बनाया जिसको वारंगक्षिति कहते हैं। तब उस लिपि को मैं मैजिकल इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप अपने सारे थॉट्स को व्यक्त कर सकते हो उस लिपि में, और पूरी सक्षम है वो लिपि, और लोग आपस में पत्रचार भी करते हैं उसमें, कई लोग पढ़ते भी हैं। तो ये फिल्म बनने के बाद बहुत जागरूकता आई और बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, और विश्वविद्यालय में ये लिपि पढ़ाई भी जाती है। तीसरी फिल्म जो नाटोक है वो छऊ पे आधारित है। नाटोक का अर्थ है नाटक। तो जब आप देखेंगे ये जो छऊ नाचने वाले लोग हैं, सिर्फ छऊ नाचने से इनका जीवन नहीं चलता है जी। जबकि हम ये बहुत अच्छे से हम सब लोग जानते हैं कि पूरे समाज को लोक कलाएं बांध कर रखी हैं जी। ना तो राजनीति ना तो प्रशासन, लोक कलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके उत्थान के लिए हम सबको कुछ तो करना चाहिए।
बड़े बड़े पैमाने पे करना चाहिए जी। और तो ये जो छाऊ है इसको जो ये जो मतलब इसके जो नर्तक होते हैं इनको और भी काम करना पड़ता है अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, सिर्फ छाऊ से गुजारा नहीं होता है जी। तो लगा कि देखिए जब ये छाऊ नाचते हैं तो कितने शौर्यता से के साथ वो आते हैं मंच पर, है ना, और महाभारत रामायण पुराणों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कई लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, कई लोग होटल में काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक प्लॉट बनाया गया कि एक बच्चा है जो अपने पिता को छाऊ नाचते हुए जब देखता है तो उसका अनुकरण करता है, वो भी अपने पिता की तरह चलता है, उसको लगता है कि ये राम जी की तरह चल रहे हैं और ये दुष्टों का संहार कर रहे हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, एक दिन वह जाता है एक अपने पिता को बुलाने और वहाँ देखता है कि एक होटल में वो बर्तन मांज रहे हैं और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है ना। तब उसका सपना टूटता है और जाके अपने माँ से पूछता है कि पिताजी करते क्या है, तो माँ कहती नाटक। तो ये कहता है नाटक क्या है, तो कहते नाटक जीवन ही नाटक है और नाटक में जीवन है। तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है और ये 18 जगहों पर चयनित हुई है और 9 पुरस्कार नाटक को मिला है। जी सर, आप यूएन में भी जा चुके हैं बतौर स्पीकर। मैं चाहूँगी कि वो अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। यूएन जाना और वहाँ पे आपस में लोगों को सुनना और बोलना एक बहुत अभूतपूर्व अनुभव रहा। सबसे अच्छी बात जो रही जब हम अपने देश के बारे में बोलते हैं कि इतना वैविध्यता है, इतने तरह की भाषाएं हैं, इतने तरह की लोक कलाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं, हम सब एक हैं, इतनी विविधता के बाद भी निरंतर है हमारे जीवन में। तो ये लोगों को बड़ा आकर्षित किया, लोग बड़ा अचंभित होकर मतलब सुनते हैं भारत की गाथाएं, भारत की बातें, हमारे गांव की बातें कि गांव किस तरह से इतना खुशहाल हो सकता है इतनी विविधताओं के बावजूद भी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। सर, आप एक ऑथर भी रह चुके हैं। आपका एक ट्रैवल लॉग है जो कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जो ट्रैवल और कल्चरल मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से उसको भी सम्मान मिला था। इसके अलावा आपने अभी भी एक नई बुक लिखी है। मैं चाहूँगी कि आप उस बुक की जो कहानी है उसके बारे में हमें बताइए और उस बुक के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बताइए। देखिए, ये जो किताब है, एक किताब अभी हाल ही में आई है इस वर्ष, उसका टाइटल है अनित्य तुम। अनित्य का अर्थ है कि इम्परमानेंट, कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है। जो दिन में है वो शाम को नहीं है, जो शाम को है वो रात में नहीं है। तो इसमें ये पूरी किताब मानव संवेदनाओं पर आधारित है, मानव संबंधों पर आधारित है और ईश्वरीय प्रेम पर आधारित है। चूँकि लिखने पढ़ने का शौक़ बचपन से रहा, माता पिता हमारे शिक्षक रहे, तो बचपन से ही कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा गया, कभी महादेवी वर्मा को पढ़ा गया, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा गया, फिर आगे बढ़े तो फिर सूरदास पढ़ा गया, है ना। इसी तरह कई सारे लेखकों को पढ़ के लगा कि उनके साथ ही हम पले बढ़े, तो कुछ कुछ लिखते रहते थे। तो फिर जब बड़े हुए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में गए तो लगा कि लोग बहुत टुकड़ों में जी रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो मानव संबंध है यही सब कुछ है। अगर कोई किसी से छूट जाता है तो वो एकदम विषाद में, एकदम सारी चीज़ें छोड़कर, उदास होकर अपने जीवन को नष्ट करने लगते हैं। और ये तो जीवन की रीत है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज आपके बहुत घनिष्ठ संबंध है किसी के साथ, कल ना हो, क्योंकि दुनिया बदलती है, जैसे मौसम बदलता है, हर चीज़ बदलता है, तो बदलाव दुनिया का एक नियम है। और फिर ये पूरी किताब इन सारी चीज़ों से बढ़कर ईश्वरीय प्रेम की बात करता है। तो मैं इसे कुछ पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये एक कहानी है अनित्य तुम किताब में, जिसका शीर्षक भी अनित्य तुम है। इसकी शुरुआत है, जब कोई साथी चलते चलते बिछड़ जाए तो ठहर कर यही समझना चाहिए कि जो कुछ भी अच्छा हो जीवन में वह बीत ही जाता है। हम कोई खूबसूरत या मनमोहक जगह हर रोज़ कहाँ जाते हैं तथा वहाँ ठहरने को कुछ एक बार जाते हैं और जीवन भर उस जाने को तथा वहाँ ठहरने को याद करते हैं। जीवन में कई बार बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन मन दुख में ज़्यादा अटकता है, ठहरता है।
मेरा अच्छा बुरा सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। जैसे पतले धागे से पतंग का उड़ान तय होता है, तुम्हारे होने मात्र से मेरे जीवन की बड़ी छोटी चीज़ें रास्ता ढूंढते हुए बीत जाती हैं। तुम्हारा होना और तुम्हारे होने का एहसास होना ही मेरे जीवन का शिव सूत्र है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो फिर अनित्य पे जो मैंने बात किया, अनित्य भावना मन में फैल रही है। जो सुबह थी वह दोपहर नहीं था, या जो मध्याह्न में था वह रात में नहीं था, क्योंकि सभी चीज़ें क्षणभंगुर हैं, अनित्य है। हमारा शरीर जो सभी प्रकार के मानव प्रयासों का कारण है, बिखरे हुए बादलों समान क्षणभंगुर है। हमारा अच्छा लगना, तुम्हारा साथ होना भी अनित्य है। तुम्हारे होते हुए भी मन तुम्हारे होने और नहीं होने के बीच डोलता है। बहुत ही सुंदर था सर। बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ऐसे में आपके लिए समय निकालना भी बहुत मुश्किल होता होगा, और आप समय के साथ साथ पैसा भी लगा रहे हैं समाज सेवा को लेकर के। सर क्या कभी आपको कोई बैकलैश झेलने को मिला हो? क्या परिवार से कभी बोला गया हो कि ये सब नहीं करना चाहिए, या फिर इन जनरल भी पब्लिक से कभी आपको कोई बैकलैश झेलने के लिए मिला हो, कोई सेटबैक्स? देखिए, जब आप कुछ बदलने की कोशिश करते हैं जी, या कुछ अच्छा करना भी तो बदलाव ही लाता है जी, तो समस्याएं तो होती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन जो आधारशिला रहा है मेरा, जो सोच का, समझ का, या फिर जो अनुभव रहे हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे भारतीय भाषा संस्थान में मेरी पहली नौकरी वहाँ रही, तो सरकारी संस्थानों में काम करते हुए भाषाओं के संवर्धन पर मैं काम करता था। तो लाहौल स्पीति जैसे जगहों पर जाता और वहाँ की भाषाओं के सैंपल्स इकट्ठा करता, वहाँ के फोकलोर से इकट्ठा करता। तो स्कूल में भी जाना होता, तो कई बार ऐसा लगा कि बच्चे स्कूल में रहते हुए भी स्कूल में नहीं हैं। तो लगा कि कारण क्या है। तो मुझे लगा कि शिक्षा पे और मुझे समझ बढ़ाने की ज़रूरत है कि स्कूल बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं, मास्टर साहब हैं, लेकिन बच्चों का मन क्यों नहीं लग रहा है। तो मैं वो नौकरी छोड़कर एक गैर सरकारी संस्थान होशंगाबाद में, वहाँ जाके मैं काम करना शुरू किया, और वहाँ एक बच्ची से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक वाक़या है, जैसे मैं स्कूल में जैसे ही पहले दिन गया, वहाँ पे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वो बच्चों को बुलाते और कहते माँ पे उंगली रखो, तो अगर वो माँ पे उंगली ना रखे, कहीं और उंगली रखे, तो उनको डांट पड़ती। इसी तरह कई बच्चे आते, डांट सुन के चले जाते। एक बार मैं देखा कि एक बच्ची है वहाँ, इमरती नाम की, वो कभी भी ब्लैक बोर्ड पर नहीं आती। तो मैं मास्टर साहब से पूछा कि ये क्यों नहीं आती है यहाँ पे। तो मास्टर साहब ने कहा कि वो पागल है। तो फिर मेरी रुचि बढ़ी कि वो पागल कैसे है। तो मास्टर साहब ने कहा कि वो उल्टे अक्षरों में लिखती है। तो मैं अपने बचपन की दुनिया में चला गया, जहाँ मैं भी कभी प या माँ को उल्टा लिखा हूँ या लिखता था, लेकिन मैं ठीक ठाक ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यहाँ कोई बहुत भारी समस्या है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे उन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, वहाँ दीवार अखबार निकालना और कई सारी गतिविधियाँ करना, और पालकों को भी बुलाना और उनको भी सहभागी बनाना उस आयोजन का। तो बच्चे आपस में बातचीत करने लगे अपने पालकों से, और ये पता चला कि इमरती स्कूल में रहती ही नहीं, उसका दिमाग तो घर में है, क्योंकि उसके पिता उसके माँ को शराब पीकर रोज़ मारते हैं। तो इमरती को लगता है कि फिर रात होगी, फिर हमारी माँ को कोई मारेगा। तो कैसे उन समस्याओं को जानना और फिर बच्चों को प्रोत्साहित करना उन चीज़ों से निकलने के लिए, है ना। तो वो बहुत बड़ी क्रांति, तो वो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा असर रहा कि कैसे एक छोटे से चीज़ से एक गांव बदलती है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बदलता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें की गई। तब लगा कि सिर्फ पैसों से दुनिया नहीं बदलती है, साथ आने से, साथ मिलकर कुछ कर पाने से हम बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं दुनिया में। जी सर, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया है और उसके अलावा आप ये सब समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इसमें मतलब ऐसा क्या है कि आपको ये चीज़ ज़्यादा खींचती है? मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप समाज में आते हैं, जब बहुत करीब से लोगों को देखते हैं, लोगों की दुनिया को समझते हैं, तब कहीं ना कहीं आप अपने एकाकीपन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम एक तरह की ज़िंदगी जीते हैं, हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं। जैसे ही आप बड़े परिवार में शामिल हो जाते हैं, तब आप बहुत समृद्ध होते हैं। तो ये हमेशा से मुझे लगा कि मैं लोक का हिस्सा बनूं, क्योंकि ये जो लोक शब्द है
ये साथ आने के लिए बना है। और जैसे ही देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि जब ये कलाएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी या फिर भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी तो हमारे सोच से कई सारे शब्द निकल जाएंगे, कई सारी चीज़। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमेज़न, ये जो जगह रहे हैं जहाँ पे कई सारे ट्राइब रहे हैं, उनके पास नीले के लिए कोई 7 शब्द हुआ करते थे। नीले रंग की तितली हो या मछली हो तो हल्का नीला, सुनहरा नीला, आसमानी नीला। लेकिन धीरे धीरे जब प्रकृति विनाश की ओर चली गई, जब वो पेड़ नहीं रहे, जब पानी प्रदूषित हो गया, तो वो जीव जंतु भी नहीं रहे, तब वो नीला शब्द भी नहीं रहा। तो आपके कॉग्निशन से कई सारे शब्द निकल गए। तो ये 2 बातें हैं। एक तरह से आप देखें, जब ये प्रकृति जो है, जो एनवायरनमेंट जब डिके करता है तो आपके समझ से कई सारी चीज़ें भी डिके होती चली जाती हैं। तो मेरा हमेशा से मन रहा कि ऐसी जो कलाएं हैं इनका संवर्धन किया जाए, इनको बचाया जाए, इनको और समृद्ध किया जाए। और इसके ज़रिए एक तो कला की दुनिया बदल रही है और कला का व्यवहार करने वाले लोगों की भी दुनिया बदलती है और जो बदली है। जी सर, आपने फिल्में बना ली, किताबें लिख ली और इसके अलावा आपने एक गाँव को भी गोद ले लिया है, पर अब इसके आगे क्या, आपका आगे का क्या विचार है सर? देखिए, यहाँ से ये एक धागा अगर हम खींचें, जो आयुर्वेदिक पौधशाला बना है उस गांव में, जिस गांव को आदर्श ग्राम बनाने में लगे हैं। आदर्श का अर्थ है वो खुशहाल गांव, जहां सारे बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, सारे जो युवा हैं वो ठीक ठाक नौकरी में हैं, वहाँ का पर्यावरण ठीक है, पानी की दिक्कत नहीं है वहाँ पे, तथा वो रोगमुक्त गांव रहा है ना। तो वहाँ पे आयुर्वेदिक खेती की गई है ताकि बच्चे जाएं और समझें कि नीम, गिलोई, तुलसी, ये तो बड़ा अमूमन आप देख लेते हैं। अश्वगंधा क्या चीज़ है, अर्जुन किसको कहते हैं, रक्त चंदन किसको कहते हैं। तो कोई 30-40 वैरायटीज़ के आयुर्वेदिक पौधे हैं वहाँ पे। तो बच्चे जाके वो सीखते हैं और उनको पता है कि कौन सा औषधि किस काम में आता है। तो ये तो हो गया कि आप शरीर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन मन को ठीक करने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं है, उसमें आपके व्यवहार में, जैसे आपके सोच को भी आप कैसे बदलते हैं। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मनस्थिति, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतनी समस्याएं हैं। अपने मन को व्यवस्थित रखने के लिए योग बड़ा कारगर है, और साथ में आसन तो योग का हिस्सा है ही। तो कैसे आप योग पे कुछ बड़ा कर पाएँ, तो एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की परिकल्पना है, जहां हिंदुस्तान जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो सारी चीज़ों का वहाँ पे जगह हो और लोग प्रयोग कर सकें। जी सर। सर, आप लोक संस्कृति को बचाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आपने लोक पेंटिंग को बचाने का भी काम किया, अगर आप उस बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, जो भी कला माध्यम है उसमें निरंतरता है ना। अगर आप विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जहाँ एक राजा वो बहुत दुखी होकर एक ऋषि के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास, और कहते हैं कि मैं क्या करूं कि मेरे जीवन में खुशी आ जाए। तो उनके ऋषि ने कहा, वो जो ऋषि हैं वो कहे कि आप एक देवालय का निर्माण करें। तो कहे ठीक है, मुझे देवालय बनाना सिखा दीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले आपको पेंटिंग सीखना पड़ेगा या नृत्य सीखना पड़ेगा। तो वह ठीक है, मुझे ये सब भी सिखा दीजिए। फिर कहा नहीं, उससे पहले आपको वादन सीखना पड़ेगा, और उससे पहले आपको गायन सीखना पड़ेगा। तो ये जो भी कला माध्यम है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप में समृद्ध हैं, लेकिन एक से दूसरे की जो निरंतर है आपस में, वो बड़ा भारी है, उनमें जुड़ाव बड़ा भारी है। तो जब आप फिल्मों में काम करते हैं, जैसे फिल्म में काम किया था, एक पेंटिंग पे काम किया गया जो पटकर पेंटिंग है ना, और छऊ जो है वो नृत्य पे काम किया गया। तो कोशिश ये रही फिल्मों के माध्यम से कलाओं का संवर्धन हो ही, उन पे लोग सोचे, उस पे उनको सपोर्ट करें, साथ ही कैसे वो जो दुनिया है वो कैसे बदल रही है, समाज को आप क्या मैसेज दे रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप लोक संस्कृति को लेकर के हमारे दर्शकों को आज कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए,
एक तो ये है कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक जो सहायता है मतलब जो भी हमारा मतलब गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और हम लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए जी। क्योंकि ये प्रिजर्वेशन जो शब्द है ना, हम अचार नहीं बना रहे हैं संस्कृति का, वो तो जीवित है जी। आप किस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा आप कुछ सोचे कि मान लीजिए जहाँ हम बैठे हैं आज इस शहर में छऊ सिखाई जाए किसी स्कूल में, या जो भी पेंटिंग है, पटकर पेंटिंग है, या जो भी यहाँ सोहराई है, इसको सिखाया जाए ताकि जो बच्चे हैं जो मान लीजिए जिनको अब गाँवों से नाता नहीं रहा, वो जब ये सीखते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम बढ़ावा देते हैं 1 से 2, 2 से 4, और जो गुरु हैं ये सब कला माध्यम से जुड़े हुए उनको बराबर प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और उनको सम्मानित भी करना चाहिए समय समय पर कि इतने विषम परिस्थिति में भी वो अपने कला माध्यम से जुड़े हैं और देश को जोड़ रहे हैं एक तरह से। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका पैशन देख करके लोक संस्कृति को बचाने के लिए बहुत अच्छा लगा। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।